नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन का वाचन कर रहे हैं। अंक 1 का वाचन पूरा हो चुका है। अंक 2 का वाचन कुछ इस प्रकार है। अंक 2 जब आता है तो कुछ वर्षों का अंतर हो जाता है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ दिखाई देता है। प्रकोष्ठ की अवस्था में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने हुए स्वास्तिक, शंख और कमल सब अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर बीच तक काई जमी है। झरोखे के पास के आसन पर कुछ लिखे हुए भोजपत्र बिखरे हैं। कुछ भोजपत्र एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मूढ़ा है जिस पर भोजपत्रों को सीकर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट के कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हुए हैं या दूसरे रंगों के वस्त्र खंडों से जोड़े गए हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पार्श्व में रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। याद रखिएगा कि खरल में मल्लिका जो है औषधि पीस रही है अंबिका के लिए। अंदर के प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का कोना उसी प्रकार दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह पार्श्व बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका हाथ रोककर अपना बिखरा हुआ अंशुक ठीक करती है। निक्षेप, अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? निक्षेप वही है जिसने मल्लिका को मनाया था कि मल्लिका को बताया था कि तुम ही एक हो जो कालिदास को मना सकती हो उज्जैनी जाने के लिए। वही आके पूछता है, अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, अभी वैसे ही ज्वर आता है। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं है? मल्लिका, प्रतीत तो नहीं होता। निक्षेप, निरंतर 2 वर्षों से एक सा ज्वर? मल्लिका एक ठंडी सांस लेकर खलर में पिसी हुई औसत पत्थर के कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप द्वार के पास से मोढ़ा खींचकर उसे निकट बैठा जाता है। वसुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और मधु मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाकर झटकता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली हो गई हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक तत्परता से औषध को हिलाने लगती है। कई बार सोचता हूँ कि स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ अपराध है। मेरा भी कुछ अपराध है। तब मल्लिका गंभीर आश्चर्य की मुद्रा में उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात में? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहाँ के ही हो जाएंगे। मल्लिका, मुझे तो प्रसन्नता है कि वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की ही रचना की थी। वहाँ जाकर उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की पिछले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला करके दी थी। याद रखिएगा कि ऋतु संहार उन्होंने वहां रचा था और कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां लाके दी थी। वे कहते थे उनसे उनके एक और बृहत काव्य की बहुत चर्चा है परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल सकी। निक्षेपियों तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी के रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे दुख होता है इन सब से अतिरिक्त उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं करता, उठकर टहलने लगता है। परंतु यह भी तो सुना था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका परिणय हो गया है। ये गुप्त वंश का, ये याद रखिएगा कि गुप्त वंश की दुहिता से। मल्लिका, तो उसमें दोष क्या है? निक्षेप, एक दृष्टि से देखे तो दोष नहीं भी है परंतु यहाँ रहते हुए उनका यह आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका, उनके प्रसंग से में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण प्राणियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही संसर्ग चाहिए था। सुना था राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना था, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना कि एक दृष्टि से देखे तो इसमें कोई दोष नहीं है परंतु दूसरी दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है यह कि ऐसी मैं उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती।
निक्षेप, यही तो सोचता हूँ कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा ना करती तो संभव आज तुम्हारा जीवन यह ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? इतना ही कि पहले माँ काम करती थी, अब मैं रुग्ण है, मैं काम करती हूँ। अब वे रुग्ण है, मतलब बीमार है, अब मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर है। मल्लिका, केवल यही अंतर है। औसत लिए हुए उठ खड़ी होती है। माँ को औसत दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औसत दे देती है। अंबिका औसत पीकर कटुता के अनुभव से सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है। बाहर घोड़े के टापों की शब्द सुनाई देता है, जो निकट आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औसत पीकर लेट जाती है। मल्लिका कटोरा लिए हुए बाहर आती है और किवाड़ को पकड़े हुए अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका धीरे से सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है और कटोरे को चूल्हे के निकट रख देती है। 2 एक जूठे बर्तन वहां पहले भी पड़े हैं। निक्षेप झरोखे के पास से हटकर आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही हैं। आकृतियां अभी मैंने देखी है, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाती हुई थोड़ा हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? वे कहती है कि जब भी यहाँ ये आकृतियाँ दिखाई देती है, कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका उससे आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतारकर और देखकर फिर रस्सी पर फैला देती है। वायु में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। फिर टापू का शब्द सुनाई देने लगता है। निक्षेप शीघ्रता से झरोखे के निकट चला जाता है। सहसा उसके मुख में आश्चर्यपूर्ण ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, हैं, नहीं, परंतु नहीं, कैसे? टापू का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप बहुत उत्तेजित या झरोखे के पास से हटकर बाहर आता है। मल्लिका उसकी ओर देखती है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आप भी माँ की तरह व्यर्थ में अनिष्ट की आशंका करने लगे? निक्षेप, परंतु वह बहुत पहचानी हुई आकृति है मल्लिका। मल्लिका, पहचानी हुई आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े हुए स्तंभित सी हो जाती है। मल्लिका क्या कर रही है कि हाथ के वस्त्र को पकड़े हुए स्तंभित सी हो जाती है। उसका स्वर बैठ जाता है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते। यहाँ पर मल्लिका आश्चर्यचकित होती है कि यह कैसे संभव हो गया कि कालिदास आ गए हैं स्वयं। निक्षेप, परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें भ्रांत नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। वे राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना से बाहर चला जाता है। मल्लिका कह रही है, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगिनी और संगिनी प्रवेश करती है। याद रखिएगा कि ये गौण पात्र है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी प्रवेश करती है। मल्लिका नुपुर के शब्द से चकित होकर उस ओर देखती है। रंगिनी संगनी को पीछे से आगे करती है। रंगिनी, इनसे पूछो हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी उसे आगे करती हुई स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी, तुम पूछो। मल्लिका झरोखे से हटकर उनके निकट आती है। रंगिनी, अच्छा मैं ही पूछती हूँ। सुनिए, यह आपका घर है? याद रखिएगा कि मल्लिका से सबसे पहली बात कौन करती है? तो रंगिनी करती है। मल्लिका, हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी और संगिनी दोनों अंदर आ जाती हैं और कौतूहलपूर्ण दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लीजिए कि यूं ही आई हैं, हम ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। याद रखिएगा कि किस कारण से, तो कौन बताया है? तो रंगिनी बताई है। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी, पहले मैं आपको परिचय दे दूँ, ये है शुभ श्री रंगिनी। याद रखिएगा कि पहला परिचय रंगिनी का मिला था, लेकिन कौन दिया था? संगिनी दी थी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं।
नाटक लिखने में भी काफ़ी रुचि है। याद रखिएगा कि रंगनी को नाटक लिखने में और नृत्य करने का शौक था। और रंगनी कहती है और ये संगनी उसी केंद्र में मृदंग, वीणा और वादन सीखती है। देखिएगा कि नाटक और नृत्य कौन करता है, तो रंगिनी, और संगिनी क्या करती है, वीणा वादन बजाना सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है और आप उत्सुकता से मल्लिका की ओर देखती है। मल्लिका चकित और अप्रतिभ सी खड़ी रहती है। संगिनी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आप आइए, यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय है इस सारे स्थान को जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम लोग इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहते हैं। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसको? मल्लिका कहती है कुंभ। रंगिनी, कुंभ प्रश्न सूचक है। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी, देखिए यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका अवाक भाव से उनकी ओर देखती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द? संगिनी, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और त्वदा को कुछ लोग तरवा बोलते हैं। यहाँ पतंजलि का नाम आया है, आपको याद रखना है। त्वदा को लोग को तरवा, यरवांस तवारना ऋषयो बुभुआ। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती रहती है। मल्लिका संगिनी के निकट चली जाती है। संगिनी, देखिए, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की विशेषता? झरोखे की ओर मुँह करके पल भर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। और ये बात कौन कह रहा है? संगिनी कह रही है कि मैं ये नहीं मानती कि ये साधारण है। असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी चूल्हे के पास की सब वस्तुओं की परीक्षा कर एक बार अंदर झांककर उस ओर आती है। रंगिनी, देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। बात वस्तुतः यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। आप समझ सकती हैं कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य कौन बता रहा है? रंगिनी बता रही है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इस प्रदेश में घूमकर हम तो लगभग निराश हो रही हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। संगिनी, अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों का नाम बताइए। मल्लिका, कैसे वनस्पति? संगिनी, कैसे वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भावशंति रत्नानी महा औषधिश्च। ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? याद रखिएगा कि ये जो कथन उन्होंने किस में लिखा है? कुमार संभव में। मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती। संगिनी सहसा खड़ी हो जाती है। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती? प्रश्न सूचक है। आपका अभिप्राय है कालिदास ने जो लिखा है वह मिथ्या है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, जाने दो संगिनी, यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। रंगिनी निराशा से कंधे हिलाकर उठ खड़ी होती है। याद रखिएगा कि कंधे कौन हिला रहा है? रंगिनी हिला रही है। संगिनी, अच्छा, आपका बहुत समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। आओ रंगिनी। दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी के किवाड़ मिला देती है। आसन के निकट जाकर वह नीचे बैठ जाती है और बिखरे हुए पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती है और एक लंबी सांस निकल पड़ती है। मल्लिका, आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और तुम से कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ आसन से उठाकर हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना अनुरोध करके मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी कि मैं तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां माफ़ी चाहती हूँ, मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। याद रखिएगा कि किसकी पंक्तियां गा कर सुनाने की बात हो रही है? तो मेघदूत की।
किसी पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रखूँ दूंगी। मोड़े पर रखे हुए ग्रंथ को उठा लेती है। कहूँगी कि देखो, यह तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी वहीं कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ को रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण और है, और नहीं सोच पाती कि तुम भी वही हो। या कोई ड्योढ़ी के किवाड़ खटखटाता है। मल्लिका अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये भी गौण पात्र हैं और महत्वपूर्ण है। खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका कुछ असमंजस में पड़ जाती है और एनटीए इस पे क्वेश्चन बना चुकी है, इसलिए रंगनी संगनी अनुस्वार और अनुनासिक दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। मल्लिका कुछ असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार कहता है, मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा हूँ। अनुस्वार कह रहा है ये बात। मल्लिका कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कौन है? मातृगुप्त के अनुचर हैं ये, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक सी उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देखिए कौन कौन सी रचना का जिक्र है। 4 रचनाओं का जिक्र है। ऋतु संहार जो उन्होंने पहले यही लिखा था, कुमार संभव और मेघदूत जिसकी प्रतियां उन्होंने मंगाकर पढ़ी थी, और रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। ये देखिए कि कालिदास का परिचय कौन देता है? अनुस्वार देता है। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक, यह तो मुझे स्मरण नहीं। अनुस्वार, यह स्मरण है कि ऐसा प्रमाण है। अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तो अनुनासिक तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वार, हाँ, तब तो अवश्य स्निग्ध विषय है। अनुनासिक, तो संदिग्ध, माफी चाहती हूँ, स्निग्ध कह रही हूँ, संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, किंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। अनुस्वार, चूल्हा हटाने का अर्थ है आसपास के सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार, और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, और मैं समझता हूँ जूठे भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार, मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक, तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक, चारों